बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लेक्चर नंबर 14 जो है वो हमारा कंपनी से रिलेटेड, आप इस पोर्शन कंपनी एक्ट 2017 से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि एक तो आपको ये जो आज हमारा टॉपिक है सिंगल मेंबर कंपनी SMC, एक तो आपको ये थोड़ा सा समझा दूँ ये टॉपिक, और दूसरे नंबर पर ओवरऑल कंपनी के जो फीचर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर दूँ। और ये सिंगल मेंबर कंपनी जो कि कंपनी के मुख्तलिफ काइंड्स में से एक काइंड है, तो कार्ड चलो फिर अगर हमें टाइम मिला जब हमारा बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है, पार्टनरशिप एक्ट भी करना है, नेगोशिएशन भी करना है, तो अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह कंपनी जो कार्ड्स हैं डिफरेंट वो भी अपसार कर दूँगा। जैसे जनरली जो मोस्ट कॉमन कार्ड है पब्लिक प्राइवेट कंपनी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसलिए आज जो सिंगल मेंबर कंपनी ये डिस्कस कर लेंगे। अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह वो बाकी जो दीगर कार्ड हैं वो भी जो मैं आज आपके सामने यहाँ मेंशन करूँगा। अगर वक्त बचा तो इंशाल्लाह किसी और लेक्चर के अंदर हम काइंड्स ऑफ कंपनी को भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम न सिर्फ सिंगल मेंबर कंपनी को डिस्कस करेंगे बल्कि कंपनी के जो ओवरऑल फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और जो जितने लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, अगर इस लेक्चर के एंड में हमारे पास वक्त बच गया तो मैं सारे लेक्चर्स का एक ओवरव्यू आपके सामने दोबारा जो ज़रूरत होगा, इसको कंक्लूडिंग सेंटेंस भी अगर किसी पैरे के अंदर हो तो हम उसको किसी टॉपिक का जो कंक्लूजन होता है जिस तरीके से वो दिया जाता है, इस तरीके से मैं तमाम इन 14 लेक्चर्स की बाबत जो है कंक्लूडिंग जो व्यूज़ हैं वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करने की कोशिश करूँगा अगर वक्त बच गया तो। एज यू नो, एक डिटेल डिस्कशन के बाद आप आई होप कि इस पोजिशन में हैं कि आप ये समझ सकें कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे अफराद पर मुश्तमिल उनकी एक एसोसिएशन है फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पस, जो कि एसोसिएट होते हैं, मुख्तलिफ लोग जो एसोसिएट होते हैं कॉमन पर्पस के लिए। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2017। A company is capable of holding the property, incurring the debts, and can be sued at its own name, as a company has its own legal entity and is separate from its member, and the member of the company are not the agent, and the company is not the agent of the member of the company. Assets of the company always remain separate from the members' assets, and the entity of the company always remain separate from the member of the company, and the liability of the members of the company are will remain limited. अगर हम इसको जनरली जो कंपनी को डिफाइन करें तो जैसे मैंने पहले लेक्चर के अंदर डिफाइन किया था, कंपनी इज ए कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट 2017। फिर हमने उसको आगे फर्दर जो एलाबोरेट किया। जस्टिस लिंडले इसको डिफाइन कुछ इस अंदाज से करते हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद अ परपेचुअल सक्सेशन ऑफ कॉमन सीट। इट हैज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द पर्सन्स कंपोजिंग इट। इट कैन बी सूड एंड सूड इन इट्स ओन नेम। आई हैव ऑलरेडी बीन एलाबोरेटेड बिफोर यू दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन। तो ये वही बातें हैं, कोई एक ज्यूरिस्ट इसको एक अंदाज में, कोई दूसरे अंदाज में जब उसको एलाबोरेट डिफाइन करता है। तो अगर हम थोड़े से इसको SMC को देखने से पहले, ये SMC इसको उर्फ़ में जो बोला जाता है SM कैपिटल C सिंगल मेंबर कंपनी। इसको जो हम डिस्कस करने से पहले अगर हम थोड़ा सा वो चीज़ें जनरली जो फीचर्स हैं कंपनी के वो एक दफ़ा अगर डिस्कस कर लें तो उसका हमें जो फ़ायदा होगा कि एक दफ़ा बड़ा एक रिविजिट हो जाएगा अपने सारे लेक्चर्स पर कंपनी के हवाले से जो हमारा कंसेप्ट है, एक दफ़ा वो फिर रिफ्रेश भी हो जाएगा और हमें ज़्यादा उसमें साउंडनेस भी जो फील होगी। I would like to share with you
द जनरल फीचर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद हम एसएमसी को डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहला फीचर इसका क्या है? क्या कंपनी हैज लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी इसका अपना अलग से शख्स मौजूद है, अपने मेंबर से अलग है। इसके मेंबर इसके एजेंट नहीं है, ये अपने मेंबर्स की एजेंट नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी जो इसके शेयर होल्डर है उनकी प्रॉपर्टी से मुनफिद है। शेयर होल्डर ने जो प्रॉपर्टी इसमें कंट्रीब्यूट कर दी शेयर खरीदने के लिए, सो कर दी, उसके बाद वो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी नहीं रही, वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन गई और कंपनी जो अपने शेयर होल्डर से इंडिपेंडेंट और सेपरेट है। दूसरी चीज है प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी नॉट द इंडिविजुअल। जो प्रॉपर्टी कंपनी की है वो उसके बाद कंपनी की है, वो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं रहती। A member of the company is never deemed to be agent of the company। वही बात जो मैं आपको बता चुका कि कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी, कोई भी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी नेवर बीन कंसीडर्ड एज द एजेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, जो इसके शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ये टॉपिक भी हम जो डिस्कस कर चुके हैं शेयर वाले टॉपिक के अंदर। लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू यानी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर व्हिच दे हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द कंपनी, नॉट देन दैट। यानी जो लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी है वो लिमिटेड है और वो नॉट मोर देन दैट ऑफ व्हिच अमाउंट दैट हैव बीन expended that have been paid by the shareholder for the contribution of the company। तो उससे ज्यादा उनकी जो लायबिलिटी है वो नहीं है, शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। इट possesses a long life और profit is distributed according to the article of association। इसका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो टर्म्स एंड कंडीशंस, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो मेथड एंड मैकेनिज्म and principle has been laid down in the article of association which provide the procedure for the distribution of the profit earned by the company for the members of the company। Authorized capital is mentioned in the memorandum of association and have been elaborated for you already through an example which I have mentioned 10 million rupees, and so many examples have been elaborated before you have in different angles। तो जो इसका जो मेन अथराइज्ड कैपिटल होता है कि जिस पर उस कंपनी ने अपना बिजनेस जो वो फाउंड करना है, उसकी पूरा जो स्ट्रक्चर है उस बिजनेस का, उस कंपनी का, वो जिस कैपिटल पर खड़ा है वो उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है। इट इज एन ऑफिशियल आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक मसनूई शख्स है, ये फितरी शख्स इसलिए नहीं है कि ज़ाहिर है कंपनी की जो फीचर है वो एक इंसान की शक्ल के अंदर जो फीचर के साथ जो इंसान खड़ा होता है, तो हम एक नेचुरल पर्सन है, हमारे फीचर अपने एक अंदाज से हैं। तो जो कंपनी होती है उसके फीचर इस अंदाज से चूँकि नहीं होते, लेकिन इन दी आई ऑफ लॉ चूँकि उसकी अपनी एक पहचान और शनाख्त होती है, उसको अपने नाम से दावा किया जा सकता है, उसको वो अपने नाम से दावा कर सकती है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है जो कि उसके शेयर होल्डर से मुनफरिद और अलग और जुदा है और सेपरेट है, इसलिए उसको जो वो एक लीगल एंटिटी जो है वो कहा जाता है। तो इसी लीगल एंटिटी की बुनियाद पर उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हम कहते हैं। इट हैज लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट मैनेजमेंट, और ये इसके जो है फीचर्स हैं कि सेपरेट मैनेजमेंट है इसकी और इसके अपने जो है लायबिलिटी वो लिमिटेड है। तो ये फीचर्स अगर आपके जहन में रहेंगे जो मैंने आपके सामने जो है वो डिस्कस किए, तो आपको कंपनी के हवाले से उसके बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड जो है वो आपको हमेशा आइडिया आपके जहन में जो वो रहेगा, सही तौर पर आपका जो कंसेप्ट है कंपनी के बाबत वो रहेगा। तो ये फीचर आपने अपनी जब जहन में रखना है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अगर काइंड ऑफ कंपनी को देखें फीचर्स के बाद, तो
हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स हैं इसकी, जिससे मोस्ट पॉपुलर जो काइंड्स हैं वो है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक के अंदर फिर उसकी सब दो काइंड्स हैं, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। आई हैव ऑलरेडी बीन एलैबोरेटेड बिफोर यू व्हाट इज पब्लिक कंपनी, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज लिस्टेड इन पब्लिक कंपनी, व्हाट इज अनलिस्टेड इन पब्लिक कंपनी। तो ये भी इसकी जो है वो मोस्ट पॉपुलर काइंड्स है। फिर इसकी एक जो पॉपुलर काइंड है वो है एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी, जो आज हमारे टॉपिक का हिस्सा रहेगा। फिर इसी तरीके से इसकी काइंड्स है अनलिमिटेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडायरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और एनपीओ, नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो ये सारी जो है वो डिफरेंट काइंड्स हैं जो कंपनी की, जिनको जो वो हम कहीं अगर हमें वक्त मिला तो इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट लेक्चर के अंदर इनको डिटेल में इसके मुख्तलिफ एंगल के साथ जो डिस्कस करेंगे। लेकिन इनमें से जो पब्लिक कंपनी है वो हम पढ़ चुके हैं, जो प्राइवेट कंपनी है वो हम पढ़ चुके हैं। पब्लिक प्राइवेट कंपनी के अंदर जो हम डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं। फिर पब्लिक कंपनी के अंदर जो लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड है वो हम देख चुके हैं। जो अनलिस्टेड है उसको भी पोजीशन को हम देख चुके हैं कि वो क्या है। ये मोस्टली ये चीज़ें जो है वो आपके टॉपिक्स का, आपके निसाब का जो हिस्सा रहती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जो दीगर कार्ड्स हैं ये कहीं वक्त बचा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ जो डिस्कस कर दी जाएगी। बाकी इसके बाद अब आ जाते हैं एसएमसी पर। सिंगल मेंबर कंपनी को जो लॉ डिफाइन करता है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन लॉ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 65 ऑफ कंपनी एक्ट 2017। इसको डिफाइन करता है सिंगल मेंबर कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली वन मेंबर। सिंपल डेफिनेशन है कि सिंगल मेंबर कंपनी, जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है, सिंगल मेंबर कंपनी यानी एक मेंबर पर मुश्तमिल ये कंपनी है। तो डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 65 ऑफ कंपनी एक्ट 2017 के अंदर भी मेंशन की है, उसमें भी यही बात लिखी है, अ सिंगल मेंबर कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली वन मेंबर। यानी सिंगल मेंबर कंपनी से मुराद वो कंपनी है जिसका सिर्फ एक मेंबर है। अगर इसको जो वो फर्दर कॉर्पोरेटिंग क्रॉस रेफरेंस अगर हम देखें तो सेक्शन 265 के साथ सेक्शन 217 और फिर सेक्शन 14 ऑफ द कंपनी एक्ट 2017 भी इसका जो वो रिलेवेंट पोर्शन है। यानी फर्दर सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 और फिर सेक्शन 14 ऑफ कंपनी एक्ट 2017, this is the relevant provisions, relevant law which relates to the single member company। अब देख रहे हैं कि कौन है जो सिंगल मेंबर कंपनी बना सकता है। पहली बात, जनरली ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि एनी पर्सन हु इज competent to enter into contract is competent to form a single member company। कोई वो शख्स कि जो के अदरवाइज किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, तो दैट पर्सन इज आल्सो कॉम्पिटेंट टू फॉर्मुलेट अ सिंगल मेंबर कंपनी। अब कौन शख्स है कि जो 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 किसी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि जनरली एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अनलेस बार्ड बाय लॉ। अब वो बार्ड बाय लॉ को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये माइनर नहीं हो सकता अनलेस थ्रू इट्स गार्डियन। हम देखते हैं अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि एनी पर्सन व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ, वो जो अपने मिसाल के तौर पर कन्विक्टेड पर्सन, मिसाल के तौर पर जी कोई इंसॉल्वेंट पर्सन अनलेस उसकी इंसॉल्वेंसी जो सीज ना हो जाए, तो ये फॉरबिडन बाय लॉ है। तो ये जो लोग, इनके अलावा जो जनरली हर शख्स जो है वो कॉम्पिटेंट है एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर जो शख्स कॉम्पिटेंट है एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट पर्सन इज इन जनरल रूल is also competent to formulate a SMC single member company। ये under Company Act 2017 a single member company can be formed a single member can form a single member company। यानी 2017 Act of Company Act ये इस बात का तकादा करता है
कि कोई भी जो शख्स है वो कंपनी को, सिंगल मेंबर कंपनी जो है वो फॉर्मुलेट कर सकता है, वो बना सकता है। रिक्वायरमेंट टू फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी, यानी पहली बात तो ये होगी रिलेवेंट लॉ, दूसरा हु इज कॉम्पिटेंट, और तीसरी बात रिक्वायरमेंट्स। तीसरी बात आ गई आपकी कि एसएमसी बनाने के लिए, सिंगल मेंबर कंपनी बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे देखें, अगर आपके जहन में वो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो खाका होना चाहिए। जाहिर है ये कंपनी है, डेफिनेशन में कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है, फॉर्मेट रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट के तहत हो रही है, तो इसकी जो अंदर भी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिलती जुलती होगी उस पब्लिक कंपनी से या प्राइवेट कंपनी से, उसी के इर्द गिर्द होगी। थोड़ा बहुत फर्क होगा जिसको प्राइवेट कंपनी के बजाय सिंगल मेंबर कंपनी का नाम देगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा जिसको पब्लिक कंपनी के बजाय सिंगल मेंबर कंपनी का नाम देगा। तो उस फर्क के अलावा जो इसके अंदर जो जनरली इसके जो फीचर्स होंगे, इसकी जो क्वालिटीज होगी, इसके अंदर जो इसके रिक्वायरमेंट्स होगी वो मिलती जुलती होंगी उन रिक्वायरमेंट से जो कि पब्लिक कंपनी के लिए या प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी है। तो पहली बात यह है कि a person has to comply with the requirements in respect of the registration of the private company and such other requirements as required by law। वही बात उसने कही कि भाई जो शख्स या वो प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए कॉम्पिटेंट है या उसकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा होता है, वो जो है वो या जो दीगर क्रॉसपॉन्डिंग उसका रेलिवेंट लॉ है उसके तहत जो उस रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है, दैट पर्सन कैन फॉर्म the single member company and the requirements are also interlinked to the private company। आगे थोड़ा बहुत जो है इसमें फर्क जरूर आएगा। जाहिर बात है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जब मिनिमम 2 नंबर चाहिए, इसमें मिनिमम 1 नंबर चाहिए, तो ये फर्क तो है। उसके अंदर जो मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, इसके अंदर जो मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए, ये फर्क तो प्राइवेट कंपनी के साथ है। लेकिन बेसिकली जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसका भी होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसका भी होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसका भी होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसका भी होता है। सिर्फ प्रॉस्पेक्टस का भी आगे फर्क आ जाएगा कि इसके लिए प्रॉस्पेक्टस जरूरी नहीं है। प्रॉस्पेक्टस इसलिए जरूरी नहीं है कि जब प्रॉस्पेक्टस का टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच actually float an invitation to the public for the purchase of the share or the debenture as a case may be of the company for raising its capital। लेकिन चूंकि एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर जो कैपिटल है वो राइज जो है वो वही कर रहा है जो एसएमसी है, जो सिंगल मेंबर है यही शख्स जो है वो कैपिटल इसका राइज कर रहा है। तो यहाँ चूंकि वो क्वेश्चन राइज नहीं होता कि पब्लिक को इन्विटेशन देनी है फॉर द राइजिंग ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो जो जब इन्विटेशन नहीं देनी तो फिर जो प्रॉस्पेक्टस है उसको प्रिपेयर करने की या उसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने की फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस जो जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो प्रिपेयर किया जाता है, वो प्रिपेयर इसलिए किया जाता है कि वो जो कंटेंट्स हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हैं वो चूंकि इसके साथ कंपनी का नाम लगा है और ये एक एंटिटी हासिल करना चाहती है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की हैसियत हासिल करना चाहती है, ये अपने नाम से सुपरकैम के सूट का पोजीशन लेना चाहती है, ये अपनी जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी से बिलोंग करना चाहती है, ये अपने ऑनर से हटना चाहती है, उससे इंडिपेंडेंट अपनी पोजीशन मेंटेन करना चाहती है। इस वजह से इसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो मेंशन करना जरूरी है ताकि ये पता हो कि इस कंपनी का नाम क्या है, इसका प्रिंसिपल ऑफिस किधर है, ये इसके लिए क्या कारोबार करना चाहती है, ये कितने कैपिटल पर खड़े होना चाहती है, ये चीजें जो मेंशन करना जरूरी है। इसी तरीके से जाहिर बात है कि इस तरह प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी को अपने इंटरनल बिजनेस को मैनेजमेंट के हवाले से जो मामलात हैं वो करने होते हैं, तो इसको भी जाहिर बात है अपना बिजनेस इंटरनली मैनेज करना होता है, इसको भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत है। इसमें भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये बताना है कि कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो किस तरीके से चलेगी, डायरेक्टर के पास क्या इख्तियार है क्या नहीं है, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी की क्या पोजीशन होगी, ऑडिटर की क्या होगी, जो इसका जो वो लीगल एडवाइजर होगा उसकी क्या होगी, कौन से मामला ऑडिटर जो है मेंबर से पूछे बयान कर सकता है, मीटिंग्स ऑफ द कंपनी की क्या पोजीशन होगी। अब चूंकि यहाँ सिंगल मेंबर है तो सिंगल मेंबर के साथ दूसरा कौन मेंबर होगा, किसको कंसीडर किया जाएगा, ये सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ज्यादा प्रोवाइड होनी है। तो ये रिक्वायरमेंट जो है इसको पूरी करनी पड़ेगी, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस पता इसमें जरूरत नहीं है। तो ये सबमिट उसी तरीके से होंगे, ये रजिस्टर्ड उसी तरीके से होंगे और रजिस्टर होने के बाद फिर जो है उसमें
फर्क जो आएगा बुनियादी तौर पर वो एक तो डायरेक्टर की तादाद के लिहाज से आएगा कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें 3 मिनिमम डायरेक्टर चाहिए, अगर वो अनलिस्टेड है, अगर वो लिस्टेड है तो 7 डायरेक्टर चाहिए, और इसी तरीके से अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, अगर वो एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी है तो उसमें मिनिमम जो 1 डायरेक्टर चाहिए। इसी जो दूसरा फर्क आएगा वो प्रॉस्पेक्टस के लिहाज से आएगा। पब्लिक प्राइवेट कंपनी जो होगी उन्होंने प्रॉस्पेक्टस लाजमी है, इसमें प्रॉस्पेक्टस जो लाजमी नहीं है। इस तीसरा जो फर्क आएगा वो नंबर ऑफ मेंबर का आएगा कि पब्लिक कंपनी के अंदर जब 3, प्राइवेट के अंदर 2 और एसएमसी के अंदर मिनिमम 1 मेंबर चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन एंड कंस्टिट्यूट ऑफ द कंपनी। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एक नॉमिनेशन इसके अंदर करनी पड़ती है अगर इन केस ऑफ डेथ। ये नॉमिनेशन ऑफ एनी पर्सन ये इसकी पोजीशन जो कि पब्लिक प्राइवेट कंपनी से मुख्तलिफ होती है। इसमें एक ही मेंबर होता है, और जबकि प्राइवेट पब्लिक कंपनी के अंदर ज्यादा मेंबर होते हैं। उनमें अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसका तरीकाकार जो वो प्रोवाइडेड है, लेकिन यहाँ अगर किसी की डेथ हो अगर वहां अगर किसी की डेथ हो जाए तो तरीकाकार यही है कि जो उसके लीगल हेयर्स आएंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे उस शेयर को कि जो शेयर उनके प्रीडिसेसर का बनता था। लेकिन यहाँ पोजीशन इसलिए मुख्तलिफ है, यहाँ मेंबर ही एक है, तो अगर देखना पड़ेगा कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी की जो लीगल स्टैंडिंग है वो कहाँ खड़ी होगी। इसलिए इसके अंदर जो है अपना मेंशन करना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ए मेंबर ऑफ द सिंगल मेंबर कंपनी शैल नॉमिनेट अ पर्सन हू शैल रिस्पांसिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द मेंबर। कि अगर वो मेंबर की डेथ हो जाए तो उस पोजीशन के अंदर जो उसको एक नॉमिनी, वो नॉमिनी को जरूरी नहीं कि वो कोई उसका लीगल हेयर ही हो, वो कोई भी शख्स हो सकता है। जिसको ऐसा शख्स होना चाहिए कि जो उसके डेथ की सूरत में, मेंबर की डेथ की सूरत में बिजनेस के जो अफेयर्स हैं उनको जो है वो एडमिनिस्टर कर सके, उनको डील कर सके, और उसकी जगह जो है वो उसके लीगल हेयर्स को मेंशन कर सके। इसलिए जो है इसमें नॉमिनी की होनी रिक्वायरमेंट जो रखी गई है। और ये कोई लीगल हेयर भी हो सकता है और कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, लेकिन वो कम से कम ये शख्स ऐसा शख्स हो कि जो इसकी डेथ के बाद इस एसएमसी बनाने वाले मेंबर जो है इसकी डेथ की सूरत के अंदर जो वो इसके बिजनेस को एडमिनिस्टर कर सके। Responsibility of the nominee shall have the responsibility to transfer the share of the legal heirs of the deceased in case of Muslim under the Muslim law, Muslim regarding the inheritance, in case of the non-Muslim, in case of non-Muslim as per their respective law। कि अगर जो इसके अंदर जो नॉमिनीज की जिम्मेदारी है, जो नॉमिनी होगा, जो ये जो शख्स होगा जो उस मेंबर की जगह उसकी डेथ की सूरत में उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करेगा, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जो लीगल हेयर्स हैं उनको उनकी जगह रिप्लेस करवाए। और वो अगर वो मुस्लिम है, जो एसएमसी का मेंबर है, जो एसएमसी जिस बंदे ने फॉर्मुलेट की है वो अगर मुस्लिम है तो उसके लीगल हेयर जो है वो मुस्लिम लॉ के तहत, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तहत रिप्लेस करेंगे, जो कि सूरह निसा के अंदर जो वो आयत नंबर 7, 10, 11, 12, 13 हो, ये आप देख लीजिए, इस पर कहीं फिर बात करेंगे। तो उसके अंदर जो एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बाबत जो वो जो लॉ प्रोवाइडेड है उसके उस असूलों के मुताबिक होंगे, जो उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव शेयर बनेंगे उस लिहाज से होंगे। अगर वो मरने वाला जब वो नॉन मुस्लिम है, हिंदू है तो हिंदू लॉ के मुताबिक, सिख है तो सिख लॉ के मुताबिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अगर वो ईसाई है तो ईसाई के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक जो वो सर्वाइव करेंगे उसके लीगल हेयर उस मेंबर की जगह पे। लेकिन इसके एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर जो ही वो सर्वाइव करेंगे तो ज़ाहिर है वो उस कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। जब वो मेंबर बन जाएंगे तो वो उनकी तादाद है एक या एक से ज़्यादा, अगर एक हुई तो फिर तो वो ठीक है, ये सिंगल मेंबर ही रह जाएगी। लेकिन अगर उनकी तादाद एक से ज़्यादा हो गई तो वो सिंगल मेंबर कंपनी, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि वो सिंगल मेंबर जो है वो कंपनी के अंदर एक ही मेंबर होता है, सिंगल मेंबर होता है। उस डेफिनेशन की एम्बट से ये बाहर चली जाएगी और उस एम्बट के से जो ये बाहर जाएगी तो ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में फॉल हो जाएगी। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी तो उसके प्रतिकाल जो है प्राइवेट कंपनी वाले जो पूरे करने पड़ेंगे।
Where a transfer of the share is made to the more than one legal heir, the company shall cease to have its single member company, यानी कि सिंगल मेंबर से हट जाएगी और फिर वो उसको कन्वर्ट किया जाएगा प्राइवेट कंपनी के अंदर। उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, नॉमिनेशन और फिर डेथ और इफेक्ट, ये चीजें जो आपने डिस्कस की। अब आ जाते हैं कि डायरेक्टर सिंगल मेंबर कंपनी का जो डायरेक्टर है वो मिनिमम एक उसकी तादाद होनी चाहिए, एटलीस्ट वन डायरेक्टर शुड बी फॉर द सिंगल मेंबर कंपनी। उसके बाद इसका सिंगल मेंबर कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड फॉर द कंपनी सेक्रेटरी, यानी इसने कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बनाना है जो कि क्वालिफिकेशन करेगा और पूरा उतरता होगा कंपनी सेक्रेटरी की। कंपनी सेक्रेटरी ये इसलिए भी, ये अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कोरम, इसको बता देता हूं, ये आप देख चुके होंगे। यानी एक ऐसे शख्स को कि जो कंपनी सेक्रेटरी बनने की अहलियत रखता होगा उसको कंपनी सेक्रेटरी या वो सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर बनाना। ये दूसरे के अंदर भी होता है, प्राइवेट कंपनी के अंदर भी होता है, पब्लिक कंपनी के अंदर भी होता है, यहां भी ये होता है। कोरम फॉर जनरल मीटिंग, देखिए जनरल मीटिंग तो उसको भी कंडक्ट करनी है। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें तो ज्यादा मेंबर होते हैं, जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें उससे भी ज्यादा मेंबर होते हैं, तो वहां आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जरिए जो है वो उनका कोरम जो है वो मेंशन किया जाता है कि कम से कम कितने मेंबर होंगे, तो जनरल मीटिंग जो है एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी, कितने मेंबर होंगे तो स्पेशल मीटिंग जो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग जिसको हम कहते हैं वो कंडक्ट हो सकेगी, तो वो उसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो उसको मेंशन किया जाता है। मगर यहाँ सूरत ये है कि अब एक बंदा तो मीटिंग नहीं कर सकता, एक बंदा तो अपने साथ कमिटमेंट कर सकता है, अपनी सेल्फ कॉन्शियस के साथ कोई फैसले कर सकता है, कोई रिजल्ट कर सकता है, कोई कमिटमेंट कर सकता है, मगर एक मीटिंग तो कंडक्ट होने के लिए एटलीस्ट दो बंदों की जरूरत है। तो वो दूसरा बंदा कौन होगा जो इस एसएमसी में उस मेंबर के साथ जब मीटिंग कंडक्ट करेगा, ये वही होगा, वो जो सेक्रेटरी साहब है, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी है, ये वही जो है वो उसकी जगह उनके साथ जब वो बैठेंगे तो तब जाकर इसका जो कोरम है वो कंप्लीट होगा। यानी कोरम of meeting, quorum of meeting, ये जो है वो सिंगल मेंबर कंपनी कैन बी प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू प्रॉक्सी और सेकंड पर्सन प्रेजेंट शैल बी द कंपनी सेक्रेटरी। ये एसएमसी के अंदर सिंगल मेंबर कंपनी के साथ दूसरा शख्स होगा, वो उसका कौन होगा, वो कंपनी सेक्रेटरी होगा। ये पोजीशन थी। इसके बाद हमें देखना है एडवांटेजेस। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये जो एसएमसी है, एडवांटेजेस ऑफ एसएमसी, सिंगल यानी आप भी बना सकते हैं, एनीबॉडी फ्रॉम यू कैन फॉर्मेट। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट, ज्यादा लंबे चौड़े शेयर होल्डर जो कैपिटल की जनरेशन, यानी आप खुद भी अपने पैसे से भी इसको जनरेट कर सकते हैं और उसको एक कंपनी की हैसियत जो है वो दे सकते हैं, उसको कंपनी की तरह पर जो है रजिस्टर करवा सकते हैं और उसकी लीगल एंटिटी कंपनी की तरह पर कायम करवा सकते हैं और अपने आप से इसको बाइफरकेट या इंडिपेंडेंट
कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा जो मैं आपको बगैर किसी किताब कंसल्ट किए जो इस बुनियाद पर बता रहा हूँ कि सबसे बुनियादी और बड़ा फायदा ये है इसका। इसी फायदे की बुनियाद पर जब कानून ने इसकी इनॉर्पोरेशन किया कंपनी एक्ट 2017 के अंदर, बाकी हम देखते हैं कि क्या उसके फायदा पर एनी पर्सन मे फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी। यस, पहली बात हमने ये लिखी कि कोई एक शख्स भी जो है वो इसको जो कायम कर सकता है। सिंगल मेंबर कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड into private company on the increase of the number of its member to more than one। यानी कि अगर ये इसकी जो तादाद है मेंबर्स की वो अगर एक से ज़्यादा बढ़ जाए, एक से ज़्यादा हो जाए, सिंगल मेंबर कंपनी को आप प्राइवेट कंपनी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल मेंबर कंपनी शैल हैव लिमिटेड प्रिविलेजेस एज टू लायबिलिटीज। इसके अंदर भी प्रिविलेजेस जो है वो लिमिटेड है लायबिलिटी के एतबार से। उसके बाद सिंगल मेंबर कंपनी कैन कांट इनवाइट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक। जब वो ये कोई पब्लिक को कॉल नहीं दे सकती उसके किसी हवाले से अपने कैपिटल को राइज करने के हवाले से, ये सिंगल मेंबर है। उसके बाद सिंगल मेंबर कंपनी कैन कमेंस बिजनेस जस्ट आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। इसको कमेंसमेंट लेटर की जरूरत नहीं होती। उसके बाद सिंगल मेंबर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस फाइलिंग द प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये इसको भी एग्जाम इससे करार दिया गया है। प्रोस्पेक्टस में देने की जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्टस में देने की वजह मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद सिंगल मेंबर कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। इसमें भी स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं होती और ना ही स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है, क्योंकि ये सिंगल मेंबर कंपनी है। इसने जो कॉर्पोरेशन की है, इसकी जो फॉर्मेशन की है, इसने जो आइडिया जनरेट किया है, वो सारा कुछ इसी शख्स के पास है, इसी बंदे के इल्म में है। इसने मीटिंग में किसको ऑन बोर्ड लेना है या किसको ये चीज़ें जो है इंटीमेट करनी है, किसी को नहीं करनी, जो खुद को करनी थी तो खुद को उसको पता है। इसलिए इसके अंदर जो वो स्टैट्यूटरी मीटिंग को होल्ड नहीं की जाती, न स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो प्रिपेयर की जाती है। जैसा कि पब्लिक कंपनी के अंदर ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी न की जाए तो कंपनी वुड लेट फॉर द बर्निंग ऑफ द कंपनी। तो लेकिन इसके अंदर जब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अलबत्ता इसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज अ केस में भी दोनों जो है वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि वो उसकी पोजीशन जो बनानी है वो एक कंपनी किसी बनानी है। तो ये थी आपकी सिंगल मेंबर कंपनी जो हमारी कंक्लूड हुई, और इसके साथ ही हमारा न सिर्फ कंपनी कंक्लूड हुई बल्कि हमारा ये कंपनी का जो पोर्शन है ये भी कंक्लूड हुआ, खत्म हुआ ये। तो आइए हमारा तकरीबन जो 14 लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हमने डिस्कस करने थे वो हमने डिस्कस किए हैं। सरसरी तौर पर एक तो मैं जो जायजा इस सारे लेक्चर्स का भी लेता हूँ अभी, लेकिन एक दो चीज़ें आपके साथ और शेयर कर दूँ। एक वो रेजोल्यूशंस वाला जो मैंने आपको मीटिंग्स के साथ बताया था, वो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि रेजोल्यूशन से क्या मुराद होती है। एक रेजोल्यूशन जो जहाँ भी आप कोई फैसला करते हैं कि मिसाल की तरफ आपको एंटर करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपको अगर एंटर करना है, ये तो आपको हमारे यहाँ कौन होगा, मैं कुछ दीगर चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि कहीं आपको कन्फ्यूजन मजीद ना बने। ये मैंने एंड यहाँ लिख दिया। अभी इससे आगे मैं बातें कर रहा हूँ। जो रेजोल्यूशन वाला एक आपका कंसेप्ट है कि जो जगह जगह मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर आप पढ़ते रहे हैं कि आपने रेजोल्यूशन जो है वो के जरिए रेजोल्यूशन का मतलब है फैसला। रेजोल्यूशन जो आप एक करारदाद या एक मीटिंग के अंदर जब एक करारदाद की सूरत में लाते हैं और उसको पर कोई फैसला सादर कर लेते हैं तो वो आपके रेजोल्यूशन है। आप कंपनी की बाबत जो चीज़ें आपने जिन डॉक्यूमेंट्स पर जाकर कंपनी को आपने इनकॉर्पोरेट करवा लिया, उसके अंदर अगर आप किसी किस्म की कोई तब्दीली करेंगे तो आप उस पर एक स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए आप उसको तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा आप तब्दील नहीं कर सकते। स्पेशल रेजोल्यूशन आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग के जरिए होता है, उसका मीटिंग का एजेंडा होता है कि ये किस बात हो रही है, वो कन्वेड बाय द डायरेक्टर होती है और इंटीमेटेड टू द शेयर होल्डर होती है, और शेयर होल्डर को एजेंडे के साथ जब इंटीमेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर एजेंडे में आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तब्दील करने जाते हैं, आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को तब्दील करने जाते हैं, आप कंपनी की कोई समिति का तयन करने जाते हैं, तो यू कैन कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग फॉर सच अफेयर्स, और इफ such resolution is being passed by the in extraordinary meeting, so such resolution should be forwarded
to the forwarded to the registrar of the Securities Exchange Commission for necessary action। और उस अगर वो अमेंडमेंट का मामला है तो आर्टिकल ऑफ सेशन के अंदर या मेमोरेंडम ऑफ सेशन के अंदर ऐसा केस में भी तो वो जो है वो उसको इंटीमेशन होने के बाद रजिस्ट्रार को उस पर जब एक फर्दर जो सर्टिफिकेट जारी होता है और आपको अलो किया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट करने के बाद आपको मेमोरेंडम ऑफ सेशन या आर्टिकल ऑफ सेशन ऐसा केस में भी जब वो सबमिट करना पड़ता है बिफोर द रजिस्ट्रार। एक और चीज इनडोर मैनेजमेंट, आपको जो चीजें मैं आपसे अभी तक बताई ये कंपनी के अंदर उसकी फॉर्मेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तक, फिर ये जितने इसके फीचर्स हैं कि ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, ये हम इतनी बातें जो हम इससे डिस्कस करते हैं, इतने इसके लिए लॉ बनाते हैं, इतने डिपार्टमेंट बनाते हैं, ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं? ये सोचने वाली बात है कि ये इसका बुनियादी क्या पर्पस है, क्या वजह है। बेसिकली वी प्रोटेक्ट द सिटीजन। स्टेट हैव इट्स ultimate object for the legislation of Company Act 2017 and the formation of the company in such a way and the registration of the company in such a way is with ultimate object is to provide the protection to the citizen who are going to deal with the company। यानी कि अगर वो कंपनी के साथ एक डील करने जा रहे हैं, उसके क्रेडिटर बनने जा रहे हैं, कस्टमर बनने जा रहे हैं, उसके एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, व्हाटसएवर एज केस में भी, तो ये बात तय हो कि कंपनी का सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और वो डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रार के पास सबमिटेड है, वो उसके अलावा कुछ और नहीं कर रही। ये प्रिजम्पशन अटैच है कंपनी के अफेयर्स के साथ कि कंपनी जो कुछ कर रही है वो इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ सेशन हैज बीन narrated and submitted to the registrar, whatever been taken the internal management affairs is in accordance with the article of section which have been prepared by the company and submitted for to the registrar for its registration। यानी आप अगर कंपनी के साथ डील करने जा रहे हैं तो अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ सेशन के अंदर जो चीज पढ़ी उस पर आपने बिलीव किया तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि कंपनी ऐसे ही कर रही है। और अगर कंपनी प्रैक्टिकली ऐसे नहीं कर रही तो उसके नतीजे में आप एग्रीड हुए और आप कोर्ट चले गए तो कोर्ट ये प्रिज्यूमेबली यही प्रिजम्पशन देगी कि कोर्ट कंपनी ऐसे ही करना चाहिए था जैसे उसने लिखा था, और अगर ऐसे नहीं किया तो ऐसे उससे कंप्लाई उससे इस अंदाज से करवाई जाएगी। एक तुर्कन बैंक केस है, मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। ये मैं केस आपको रेफर भी कर दूंगा किसी वक्त ग्रुप के अंदर। उसके अंदर ये हुआ था कि डायरेक्टर ने जब क्रेडिटर से कर्जा लिया और फिर कंपनी ने वो कर्जा क्रेडिटर को वापस ना किया, जब कंपनी ने इसको इनकार किया तो वो क्रेडिटर जो है वो चले गए कोर्ट में। जब कोर्ट में गए तो कंपनी ने अपील ली कि जनाब डायरेक्टर को ये कर्जा लेने से पहले शेयर होल्डर से पूछना था और शेयर होल्डर से उन्होंने पूछा नहीं है, इसलिए कंपनी लायबल नहीं है। मगर कोर्ट ने ये कहा कि आपके आर्टिकल ऑफ सेशन के तहत ये कर्ज जो डायरेक्टर ले सकते थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ले तो नहीं सकते थे, पूछ के ले सकते थे या पूछे बगैर ले सकते थे। ये तो एक आपका इंटरनल मामला है। आपने आर्टिकल ऑफ सेशन के अंदर लिखा कि वो पूछ के ले सकते थे, तो थर्ड पर्सन ने इस बात को बिलीव करना है कि आपने उनसे पूछ लिया। आप इनको ये जो क्रेडिटर्स हैं इनको इंडेमनिफाई करें, इनको ये पैसे रिटर्न करें, बाकी आप डायरेक्टर के हवाले से जो आप अपनी रेमेडी है उसको अवेल कर सकते हैं, उनसे आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं जो भी। तो ये प्रिज्यूमेबली ये चीज अटैच होती है, ये सिटीजन को राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा मामला जो किया गया है इसके लेजिस्लेशन से लेकर फॉर्मेशन और एसएससीपी के अदारे के क्याम तक। और ये सब कुछ जो है वो इसलिए है कि ताकि जो शहरी कंपनी से डील करने जा रहा है वो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ कर जाए, और जो वो डॉक्यूमेंट पढ़ कर जाएगा तो वो प्रिज्यूमेबली ऐसे ही होगा कि कंपनी ऐसे ही करेगा। कंपनी ऐसे नहीं भी कर रही है
तो भी कोर्ट उससे ऐसे ही करवाएगी जैसे उसने लिख के दिया हुआ है MOA और AOA वगैरह के अंदर। अब इसका एक उलट, इसका वाइस वर्सा एक दूसरा प्रिंसिपल है जो कंपनी को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। जिस तरीके से ये MOA, ये AOA, ये सब कुछ जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, शेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, मगर एक प्रिंसिपल एंडोर्समेंट का है जो कि कंपनी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट दी थर्ड पर्सन। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो कंपनी के साथ डील करने जा रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डील करे। अब मेरे ये कतई मकसद नहीं है कि आप जब वो एक कोई मोबाइल लेने या ग्लास लेने जाए या एक जो ये मार्कर लेने तो आप पूरा प्रॉस्पेक्टस पढ़ के फिर दुकान पे जाएं, ये मकसद नहीं है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस टर्म के अंदर, एक बिजनेस फील्ड के अंदर आप एक कंपनी के साथ अगर आप एक बिजनेस डीलिंग करने जा रहे हैं, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसको रीड आउट करें, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रीड करें। अगर आपने वो रीड नहीं किया और कंपनी के साथ डील किया और रिजल्टेंटली आपको अगर कोई लॉस हुआ और बाद में आप ये प्लीज नहीं ले सकते कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था कि इनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन ये था, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। जिस तरीके से कंपनी के लिए ये प्रिज्यूम किया जाता है कि कंपनी उनके मुताबिक काम कर रही है, तो आपके लिए भी ये प्रिज्यूम करती है कोर्ट कि आपको डील से पहले सब कुछ पता था, आपने MOA और AO वगैरह पढ़ा हुआ था, और अगर आपने नहीं पढ़ा उस नतीजे में अगर आपको लॉस हुआ तो उस लॉस के नतीजे में जो है वो ये आप खुद जिम्मेदार होंगे उसके लिए। कंपनी को ये तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। कंपनी अगर अपने MOA और AO वगैरह के साथ जो हो उसके मुताबिक अगर काम कर रही है तो कंपनी को ये प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती है, आपको पढ़ना चाहिए था, डील से पहले आपको इल्म चाहिए था, इसीलिए उसके डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया गया है, इसलिए इतनी रजिस्ट्रेशन की गई है, इसीलिए इतना जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का अदारा जो कायम किया गया, उसमें रजिस्ट्रार रखा गया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया गया। ये आपकी जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट है। तो ये लॉ की अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है, ये कंपनी को भी प्रोटेक्ट करता है, ये सिटीजन को भी प्रोटेक्ट करता है। ये प्रिंसिपल बात हमारी यहाँ खत्म हुई। ओवरव्यू यही है कि हमने कंपनी एक्ट 2017 को पढ़ा, उसको डिफाइन किया, उसका जनरल इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद उसकी फॉर्मेशन, उसकी रजिस्ट्रेशन, पब्लिक प्राइवेट कंपनी, उनमें फर्क, पब्लिक प्राइवेट कंपनी उसका पार्टनरशिप के साथ फर्क, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, शेयर रिड्यूस रिडक्शन एंड शेयर ट्रांसफर ऑफ शेयर। उसके बाद मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, उनमें 3 मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और स्पेशली एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हमने डिस्कस किए। हमने डिबेंचर को डिस्कस किया, हमने डायरेक्टर को डिस्कस किया, हमने सार्मन वर्सेस सार्मन केस लॉ को डिस्कस किया, हमने बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी को डिस्कस किया और हमने सिंगल मेंबर कंपनी को डिस्कस किया है। इस सारे टॉपिक्स के हवाले से इन 14 लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ, कोई भी क्वेरी हुई, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ क्वेरी टू द व्हाट एक्सटेंट which I have. Inshallah Aziz, हम इस हवाले से remain in touch and remain in coordination. Inshallah Aziz, जो next lecture होगा वो आपका पार्टनरशिप पे होगा और पार्टनरशिप जब मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह अजीज फर्दर हम जब हम मूव करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर और उसको कंक्लूड करेंगे। और अगर मुझे वक्त मिला इस हवाले से मैं आपको जहाँ कोई प्रॉब्लम हुई या जिस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपके समझ में ये हुआ कि हमें मजीद आपको कोई और टॉपिक करवाया जाए तो आई एम अवेलेबल फॉर दैट। और अगर वक्त बचा तो इंशाल्लाह जिस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हुई उस टॉपिक को रिवाइज में जरूर करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत